नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। और यहाँ पे आप बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। एफएटीएफ बहुत ही जल्द अपनी एक टीम भेजने वाला है इंडिया में। ये बात सबसे पहले रिपोर्ट करी थी अमेरिकन मीडिया ने। यहाँ पर आप देख पाओगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल है, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग वॉचडॉग, जिसको आप सब लोग जानते हैं, एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो वैसे इंडिया में न्यूज में रहता है क्योंकि फ्रॉम टाइम टू टाइम ये पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं। आज के समय बाय द वे वैसे पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है। उसके अलावा आपको बताया होगा एफएटीएफ की एक ब्लैक लिस्ट भी है, जहां पे नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे देश आपको मिलेंगे। इंडिया ने ओवर द इयर्स काफी बार डिमांड करी है कि एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान को डालो, बट सरप्राइजिंगली एफएटीएफ ने अपना जो मुंह है ये इंडिया की तरफ कर दिया है। हालांकि मैं अगेन ये यहाँ पर क्लियर कर दूं, लगता नहीं है कि इंडिया को किसी ग्रे लिस्ट वगैरह में ये डालेंगे, बट इनकी टीम इंडिया में आने वाली है। और इनका मेन मुद्दा ये होगा कि भारत में जो फॉरेन एनजीओज हैं ये प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर पा रहे। जो एनजीओज एक टाइम पर इंडिया में काम करते थे, विदेशों से फंडिंग उठाकर, इन्हें रोका जा रहा है एफएटीएफ के रिकमेंडेड लॉज यूज करके। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर इशू क्या है, एफएटीएफ की टीम इंडिया क्यों आ रही है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे उत्तर सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना मुझे पता आप में से कई लोगों का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर ये होगा कि एफएटीएफ का काम होता है मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना या फिर आतंकवाद की फाइनेंसिंग को रोकना। ये किस काम में ये लोग आ गए हैं कि इंडिया में जांच पड़ताल करेंगे, ये एनजीओस का पैसा रोका जा रहा है, इन्हें क्या परवाह। एफएटीएफ जिसके हेडक्वार्टर्स हैं फ्रांस में, इन्हें क्या परवाह कि इंडिया में कैसे लॉस बन रहे हैं। समझाता हूँ आपको ये इशू क्या है। नाउ आज से कई साल पहले, मतलब 1950-60s की अगर मैं बात करूं, तो उस टाइम ना जब लोग एनजीओस के बारे में सुनते थे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, तो लोगों के माइंड में आता था एक ऐसा संगठन जो गरीबों के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। इनिशियली आप देखो तो एनजीओस का रोल यही था कि जो समाज में ऐसा वर्ग है जिसे हेल्प की ज़रूरत है, तो नॉन गवर्नमेंटल संगठन उस वर्ग के लिए कुछ ना कुछ करते थे या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ ना कुछ करते थे। बेसिकली उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ करता था। मगर पिछले कुछ दशकों में ना कई कंट्रीज ने ये बात ऑब्जर्व करी है और कई बड़े पॉलिसी मेकर्स या फिर आप कह सकते हैं हाई पोजीशन पे जो लोग बैठे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि अब ना सिविल सोसाइटी और एनजीओ का रोल बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि सारे एनजीओ खराब हैं या सारी सिविल सोसाइटी खराब है ऑब्वियसली, मगर अजीत डोभाल साहब ने आज से कुछ साल पहले 2021 में ये कहा था कि सिविल सोसाइटी अब एक फ्रंटियर बन चुका है वॉर का, क्योंकि इसे मैनिपुलेट किया जा सकता है एक कंट्री को, एक कंट्री के इंटरेस्ट को रोकने के लिए। नाउ अगेन मैं फिर से बोलूंगा, सिविल सोसाइटी और एनजीओस काफी जगह अच्छा काम भी करते हैं, बट यहाँ पे डोभाल साहब ये कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी जिसके अंडर ही एनजीओ आते हैं, सिविल सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, उसका एक पार्ट आप कह सकते हैं एनजीओ है। एक पॉसिबिलिटी कल को ये आती है कि मान लो जी कल को एक कंट्री है, फॉर एग्जाम्पल चाइना है, चाइना नहीं चाहता कि इंडिया ना एक सर्टन एरिया पर एक डैम बनाए या फिर वहां पर तरक्की करे, सड़कें बनाए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि चाइना इंडिया में कोई सिविल सोसाइटी या एनजीओ को फंड करना स्टार्ट कर दे और फिर वो लोग प्रोटेस्ट करें कि जी इंडिया में जो पेड़ है ये काटना गलत है, प्रोटेस्ट हो बड़े स्केल पर, और वो डैम या फिर जो भी सड़क है, कुछ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये आगे ना बन पाए। ये बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये जो कंसर्न्स हैं पिछले कुछ सालों में काफी हद तक सामने आए हैं, और भारत सरकार ने ना इसलिए 2020 में और 2022 में जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इसमें हमने काफी सारे चेंजेस किए थे इंट्रोड्यूस। इससे बेसिकली क्या होता है कि जो फॉरेन एनजीओस हैं या फिर कोई भी एनजीओ जिसको इंडिया से बाहर से उसको पैसा मिल रहा है, उसे चाहिए होगा एक प्रॉपर लाइसेंस। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रशियन मीडिया, इन लोगों ने यहाँ पर इसको इस तरीके से रिपोर्ट किया है कि द इंडियन लॉ रिक्वायर्स ऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोक्योर ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लाइसेंस टू रिसीव इंटरनेशनल डोनेशंस। इस वजह से ना कई जो इंटरनेशनल एनजीओस हैं वो कंप्लेन कर रहे हैं कि हम जी ओपनली फंडिंग रिसीव नहीं कर पा रहे। पहले आराम से यूरोप से, यूएसए से हमको फंडिंग मिलती थी, हम ऑपरेशंस अपने कर पाते थे। अब जो लॉ काफ़ी हद तक सख्त कर दिए गए हैं, अब हम आसानी से डोनेशंस रिसीव नहीं कर पा रहे। तो कई जो एनजीओस हैं, प्राइमरली मैं कहूँगा एमनेस्टी इंटरनेशनल, इस एनजीओ ने कंप्लेन करी थी इंडिया के बारे में एफएटीएफ को। आप यहाँ पर कहोगे एफएटीएफ यहाँ पर क्या करेगा। देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा कि भारत सरकार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो रिकमेंडेशंस थी कि मनी लॉन्ड्रिंग कैसे रोकनी है, आपको काला धन कैसे रोकना है,
इन रिकमेंडेशंस का यूज करके ऐसे कानून बना दिए हैं जिससे एनजीओ जो इंडिया में काम कर रहे हैं इनको विदेशों से फंडिंग नहीं मिल पा रही। तो अब क्या होगा कि एफएटीएफ की टीम इंडिया में आकर चेक करेगी कि एफएटीएफ की रिकमेंडेशन जो इनके सुझाव थे जो आज से कई साल पहले आए थे, क्या उनके बेसिस पर इंडिया ने कुछ ज्यादा ही सख्त कानून तो नहीं बना दिए एनजीओ के लिए। तो ये चेक करने के लिए एफएटीएफ आएगा। नाउ अगेन इंडिया कुछ ऐसा नहीं है कि वायलेट कर रहा है यहाँ पे या कुछ ग्रे लिस्ट का सीन बनेगा, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑल्दो एफएटीएफ रिसेंटली काफी हद तक न्यूज में था क्योंकि पहली बात तो इन लोगों ने रशिया को एफएटीएफ से बाहर निकाल दिया है और अब बात ये भी चल रही है कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर ऐसे ही चलती रहती है तो रशिया को ये एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में डाल सकते हैं ताकि रशिया पे सैंक्शंस और ज्यादा कड़े हो जाएं। और जो अमेरिकन न्यूज आउटलेट है ये लोग भी ये बात रिपोर्ट कर रहे हैं कि एफएटीएफ की टीम प्राइमरली इंडिया में जो एनजीओज हैं उनसे मिलेगी। यहाँ पर आप देख पाओगे A team of FATF is expected to visit India in November and meet the representatives of non-profit organizations, including international ones, to get first-hand understanding of the situation। पहले तो देखिए ये समझेंगे कि क्या सच में हालत बहुत ज़रा खराब है, क्या इंडियन लॉज के अंडर एनजीओ सच में ये फंडिंग रिसीव नहीं कर पा रहे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब हो रहा है ठीक 2024 के इलेक्शन से पहले। ये बात भी अमेरिकन मीडिया ने लिखी है कि एफएटीएफ की जो इवैल्यूएशन अभी होनी है इससे हो सकता है कि सरकार को प्रॉब्लम आए और जो 2024 के इलेक्शंस हैं इस पर भी इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये अपने आप में देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं इस पर कुछ अभी कमेंट कर नहीं सकता कि ये एफएटीएफ क्या करेगा क्या नहीं करेगा। देखना होगा कि नवंबर में आकर ये जब इंडिया में आएंगे तब ये क्या कहते हैं, इनका क्या व्यू पॉइंट रहता है। अभी के लिए मैं यही कहूंगा इंडिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अगर एफएटीएफ इंडिया के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेने की धमकी देता है तो हो सकता है कि उस केस में इंडिया को अपने जो लॉज है रिगार्डिंग एनजीओज ये भी चेंज करने पड़े। नाउ फाइनली अगर हम अपने क्वेश्चन पे वापस आए तो वर्ल्ड हेल्थ समिट 2023 ये किस सिटी ने होस्ट किया था। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी, बर्लिन। यहाँ पर आप देख पाओगे